तो बच्चों अपन आपकी साइंस का सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र। इसका कल हमने पाचन तंत्र के बारे में है ना सामान्य बातें देखी थी। तो पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों है मानव शरीर के अंदर, ठीक है, उसके बारे में देखा। और फिर मोटा मोटा हमने कि कौन कौन से एंजाइम्स है ना इस पूरी प्रक्रिया यानी मुंह जो अपनी मुख गुहा है यहाँ से लेके और एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं हम बताओ, उत्सर्जन तक, ठीक है ना। तो ये पूरा इसको क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अब मैं देखो शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ। मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत एवं जटिल संरचना है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रक्चर है जो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के परस्पर समन्वय से संचालित होता है। इनमें देखो ये सारे के सारे तंत्र आपस में मिलके एक बहुत ही वंडरफुली कार्य कर रहे हैं, है ना। यानी हर तंत्र अपना योगदान इसमें दे रहा है। शरीर के संगठन की शुरुआत परमाणुओं, अणुओं और यौगिकों से होती है तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग एवं जटिल तंत्र मिलकर परस्पर सामंजस्य से मानव देह का सृजन करते हैं। तो वो सबसे छोटी इकाई है कोशिका। फिर एक जैसी कोशिकाओं का समूह मिला के बनते हैं ऊतक, है ना। ऊतकों से निर्माण होता है अंगों का और अंग से निर्माण होता है फिर तंत्र का। मानव पूरा तंत्र हो गया मानव शरीर का, ठीक है। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये। जैसे मकान होता है ना, तो मकान में ईंट जो होती है, जो ईंट का कार्य होता है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, मकान की ईंट है। उसी प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, कोशिका है ना। हर चीज कोशिकाओं से मिलके बनी है ना। हमारा लिवर है, उसमें लिवर अलग तरह की कोशिकाएं हैं। हार्ट जो है उसमें अलग तरह की कोशिकाएं, जो वृक्क हैं हमारे उसमें अलग तरह की कोशिकाएं हैं, स्किन है हमारी इसमें अलग तरह की कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं अलग तरह की हैं, है ना। तो ये सब छोटी से छोटी जो इकाई है वो क्या है बताओ, वो एक कोशिका है, ठीक है ना। विभिन्न कार्य हेतु भिन्न कोशिकाएं कार्य करती हैं, है ना। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। मैंने बताया आपको यकृत की कोशिकाएं अलग प्रकार की हैं, ठीक है ना। त्वचा की कोशिकाएं अलग प्रकार की हैं, ठीक है। और जो उत्सर्जन तंत्र है जिसको बोलते हैं अपन किडनी बोलते हैं, वृक्क, उनकी तंत्रिकाएं वो उनकी कोशिकाएं अलग प्रकार की हैं, ठीक है। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं या टिश्यूज बनते हैं। फिर वो समान काम करने वाली कोशिकाएं मिलके क्या बनती हैं, टिश्यू बनाती हैं, वो ऊतक बनाती हैं। जैसे पेशी है ना, मसल जो है, तो मसल में क्या है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तब जाके वो क्या बनती है, मसल बनती है, ठीक है ना। मसल हो गई। बोन, यस, अस्थि, बोन जो है उसमें भी क्या है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इनको अपन बोन सेल्स बोलते हैं। मस्कुलर सेल अलग हो गई, है ना, बोन सेल्स अलग हुई। ऐसे ब्लड है, ब्लड की भी क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, तो ब्लड सेल्स अलग प्रकार की हो गई। तो ये सब मिलके क्या बना, ऊतक बनाती हैं, ठीक है। दो या अधिक तरह के ऊतक मिलकर किसी कार्य के संपादन हेतु विशेष क्रिया करते हैं। ऊतकों का यह युग्मज संग्रह ही एक अंग का निर्माण करता है। तो ऊतकों का जो कलेक्शन हो गया, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो हुआ, वो किसका क्या निर्माण करेगा, अंग निर्माण करेगा, ठीक है ना। किसका निर्माण करेगा, वो अंग का। जैसे आमाशय हो गया, है ना। तो हमारा आमाशय एक तरह से एक थैलीनुमा संरचना है ना, वो है ना, क्या है, एक थैलीनुमा संरचना है। तो उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होंगी, वो संगठित होकर क्या बना लेती हैं, ऊतक बना लेती हैं। और फिर वो ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, एक आमाशय अंग बन गया। फिर वो क्या बन गया, एक अंग बन गया, ठीक है। तो कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से फिर ये पूरा मानव शरीर बन गया, तंत्र बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूहित होकर किसी एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं। अब शरीर के विभिन्न अंग मिलके, है ना, अब देखो कैसे कि हमारा मुंह, दांत, है ना, ये क्या नाम है, जीभ, ठीक है। फिर ये यहाँ से जो क्या बोला था हमने इसको, फेरिंग्स जी थी, है ना, वहाँ से फिर ये हो गई अपनी क्या नाम है, ग्रासनली हो गई, ईसोफेगस। उसके बाद में फिर आमाशय आ गया, आमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, है ना, फिर ये एक्सक्रीशन से बाहर निकल। तो ये पूरा जो है ये पाचन तंत्र है। क्या है, ये तंत्र है। तो देखो अंग अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, है ना। ग्रास नली जो है वो अलग हो गई,
ठीक है ना, और ये अपना जो मुंह है ये अलग हो गया, है ना, मिला के क्या बन गया, एक तंत्र बन गया, पाचन तंत्र बन गया। यस, और जो विभिन्न तंत्र हैं उनसे फिर मानव शरीर बन गया फिर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है ना, तो पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, जो हमने 6 तंत्र पढ़े थे वो चीज। इस पाठ में हम मानव शरीर की क्रियाशील विभिन्न तंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो देखो पाचन तंत्र है ना, तो पाचन तंत्र का क्या है कि मानव भोजन के द्वारा, कल हमने देखा था ना कि पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वो पाचन जो पचित भोजन रस है ना, जब तक वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा, है ना, तो अपन भोजन जो करते हैं वो तो बहुत मोटी अवस्था में होता है ना, तो उसको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सरल रूप में कन्वर्ट करना आवश्यक है, बदलना आवश्यक है, जिससे कि ब्लड क्या कर सके, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके और उसे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा सके। ठीक है ना, तो मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। तो जो भी बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए या और दूसरे सब्सटेंसेस चाहिए, वो सब हमको किससे मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। ठीक है ना, भोजन विभिन्न घटक हमारे भोजन में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बताओ सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा होता है हमारे भोजन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। मुख्य तत्व कौन से हैं उसके अंदर, यस, जो तुम रोटी खा रहे हो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, समझ रहे हो ना आप लोग। और तत्व तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में है उसमें। चावल खा रहे हो आप, सब्जियां खा रहे हो आप, है ना, जो भी भोज्य पदार्थ हैं, तेल, घी, ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं। ये क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है ना, तेल घी में भी क्या, जैसे वसा बोल देते हैं हम उसको, लेकिन है वो वही हाइड्रोजन कार्बन, उनमें मुख्य घटक हैं उनके भी, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन जैसे दाल वगैरह खाते हो आप लोग, प्रोटीन हो गई उसके अंदर, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि से बना होता है। भोजन में इनमें से अधिकतर घटक जटिल अवस्था में होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, उनको हमारी कोशिका डायरेक्ट नहीं पचा सकती है। पहली बात तो ये कि वो ब्लड में मिक्स ही नहीं होंगे, मिक्स भी हो गए तो उनको कोशिका क्या नहीं कर पाएगी, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, तो उन जो भोजन के ये तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, है ना, इनको सरल घटकों के रूप में तोड़ने का कार्य किसके द्वारा होता है, पाचन तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो भोजन में इनमें से अधिकतर घटक जो है वो जटिल अवस्था में होते हैं। शरीर में अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकृत किया जाता है। देखो आगे ना बात है ना, शरीर में अवशोषण करने हेतु इनको क्या किया जाता है, सरलीकृत, सिंप्लीफाइड किया जाता है ना, बिल्कुल उस रूप में जिसमें कि हमारी बॉडी उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इस प्रक्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, है ना, भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब मुंह के अंदर उसको प्रवेश कराना, वहां से लेके मल त्याग, एक्सक्रीशन तक एक तंत्र है ना, जिसमें अनेकों अंग, है ना। पाचन तंत्र के अंदर कई सारे अंग बताए ना, देखो मुंह हो गया, दांत हो गए, जीभ हो गई, फिर अपना ये ग्रसनी हो गई, उसके बाद फिर ग्रास नली हो गई, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है ना। और अब ये तो मोटी मोटी ये तो आपने अंग बताए, फिर कुछ ग्रंथियां भी हैं, है ना। देखो दो तरह का बताया था ना, कि एक तो पाचन जो एंजाइम्स होते हैं वो ये जो हमारी आहार नाल है इसके अंदर भी ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां क्या करती हैं, स्रावित करती हैं और वो मिक्स हो जाता है ना। इस ये जो ट्रैक्ट है, ये वाला जो ट्रैक है इसके अंदर फिर कुछ अलग से भी होती हैं, जो कल मैंने नाम बताए थे आपको, लिवर, यकृत, अग्नाशय, समझ गए ना बात। तो ये क्या करते हैं बताओ, ये बाहर से ये अंग अलग हैं, वहां से एंजाइम्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, है ना, तो ये ग्रंथियां हैं। तो ये भी किसका हिस्सा है बताओ, ये भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो आहार नाल प्लस ग्रंथियां मिला के क्या बन जाता है, पाचन तंत्र बन जाता है। ठीक है, पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से, है ना, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जब भोजन हमारा पचता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, से एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना, देखो कल फिर हमने ये मोटी मोटी बातें पढ़ ली थी कि अंग तो कौन से हैं,
पाचन तंत्र में, और ग्रंथियां कौन सी हैं? तो अंग में मुंह आ गया, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, रेक्टम, ठीक है। और ग्रंथियां, ग्लैंड्स, ग्रंथियां देखो, यस, लार ग्रंथि है ना, सैलिवरी ग्लैंड। तो 3 ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ठीक है। तो देखो लार ग्रंथियों का बताया था ना अपन ने कि लार ग्रंथियां यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमने भोजन किया, मैक्सिमम पार्ट इसमें किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का है। तो लार जो ग्रंथि के अंदर, लार ग्रंथि जो एंजाइम स्रावित करती है, उससे ये कार्बोहाइड्रेट अपघटन होना शुरू हो जाता है मुंह के अंदर ही। जब लार मिक्स होती है ना, तो वहीं से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है भोजन के पचने की। समझ रहे हो आप लोग? ऐसा नहीं कि भोजन अंदर ही जाके पचता है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर उसको क्या करना चाहिए, हमको बहुत अच्छी तरह से उसको चबा चबा के मिक्स करना चाहिए उसको। समझे नहीं समझे बात? ठीक है। तो ये लार ग्रंथि हो गई, ठीक है। और यकृत, यकृत लिवर को बोलते हैं, है ना। लिवर की क्या भूमिका है, देखो मोटे रूप में समझो आप, है ना। समझोगे तो याद करने में क्या रहेगी, आपको आसानी रहेगी। जब चीज़ समझ जाती है हम लोग तो उसको याद करना क्या होता है, बहुत आसान होता है ना। लिवर का काम है मुख्य रूप से वसा का पाचन, है ना। क्या? वसा का पाचन, यानी जो भी हम वसा खा रहे हैं, देखो सब्जी तेल में छौंकते हैं, तेल घी में छौंकते हैं, घी भी खाते हैं हम लोग, दूध भी पीते हैं, तो इन सब के अंदर क्या है बताओ, वसा है, फैट्स हैं इसके अंदर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वसा को, फैट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फैट जो हैं, है ना, ये मोटी मोटी गोलिकाओं के रूप में होते हैं, है ना। गोली होती है ना, वो मोटी मोटी, मतलब इतनी मोटी नहीं होती, बारीक होती हैं वो, लेकिन वो सामान्य रूप से हमारा जो पाचन तंत्र है वो उनको नहीं पचा सकता, है ना। तो उनको छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य, है ना, उनको छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य। या दूसरा ऐसे समझो आप, जैसे हमारा कपड़े पहनते हैं हम लोग और कपड़े गंदे हो गए, क्या हो गए, हमारे कपड़े गंदे हो गए। तो कपड़े जब गंदे होते तो अपन साबुन लगाते हैं ना, है ना, साबुन लगाया हमने। अच्छा, अब तुमने कभी नोट किया जब साबुन लगता है तो गंदगी होती क्या है, धूल कण होते हैं और चिकनाहट होती है। धूल कण जब चिकनाई के साथ मिक्स होते हैं तो वो गंदगी जम जाती है हमारे, है ना। जो साबुन है वो करता क्या है, वो उस चिकनाई और धूल कणों का जो वो है संबंध जो है उसको तोड़ता है वो, समझ रहे हो आप। उनको क्या कर देता है, वो ब्रेक कर देता है उनके संबंध को। पहले वो चिपकी हुई है, वो धूल किसकी वजह से चिपकी हुई है बताओ, चिकनाई की वजह से चिपकी हुई है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो वो जो साबुन है ना, वो उसको इमल्सिफाई कर देता है। पायसीकरण एक होता है ना, वसा का पायसीकरण आपने पढ़ोगे इसमें, है ना। तो वो उसको क्या करता है, यस, यानी उसके बॉन्ड को तोड़ देता है ना। चिकनाई और जो वो है, क्या नाम है, धूल कण है, उनके बॉन्ड को तोड़ दिया उसने। और वो जैसे ही आप पानी में उसको खंगालते हो तो वो धूल कण क्या होते हैं, उसमें से अलग हो जाते हैं। पहले वो चिपके हुए थे, बॉन्ड बन रहा था उसमें, है ना। तो वही सेम चीज़ ये है कि जो लिवर के द्वारा, है ना, लिवर एक हार्मोन स्रावित करता है, पाचक रस बोल लो, एंजाइम बोल लो, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस बोलते हैं उसको, बाइल लवण, बाइल साल्ट, समझ गए ना बात, ठीक है। वो क्या करता है बेटा, वो जो वसा के मोटी मोटी गोलिकाएं थी उनको क्या करता है, वो छोटी छोटी, है ना, ऐसी गोलिकाओं में तोड़ देता है जिससे कि हमारा शरीर क्या कर सके, यानी उसको पाचन कर सके, उसको ना सरलीकृत कर सके। आया समझ में? तो लीवर का मुख्य कार्य वसा का पाचन, ठीक है। वसा का पायसीकरण बोल दो, एमल्सिफिकेशन बोल दो उसको। तो लीवर का आ गया समझ में आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी व्यक्ति के लिवर ने काम करना बंद कर दिया तो उस व्यक्ति को क्या होगा, ना वो तेल खा सकता, ना घी खा सकता, चुकी हुई सब्जी नहीं, तेल चुपड़ी हुई रोटी नहीं, दूध नहीं पी सकता, समझ रहे हो ना आप लोग, कुछ भी वसा की चीज़। और बेटा हमारी बॉडी के लिए तुमको पता है वसा कितनी ज़रूरत होती है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो आप लोग। क्योंकि हर न्यूट्रिशन की हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। तो लिवर किससे खराब होता है ज़्यादातर बताओ, शराब पीने से, है ना। तो जो भी हमारे आस पड़ोस में लोग हों उनको हमें इस चीज़ के लिए बताना चाहिए, है ना। एक बार कोशिश करनी चाहिए, नहीं माने उसकी बात है, लेकिन हमको ये बतानी चाहिए कि इससे ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है ना। जो लिवर है वो क्या होता है, शराब पीने से वो डैमेज हो जाता है ना। फिर आते हैं हम किस पे, अग्नाशय ग्रंथि पे। अग्नाशय ग्रंथि का मैंने कल भी बताया था आपको। अग्नाशय ग्रंथि, है ना, इसको पैंक्रियाज बोलते हैं,
क्या बोलते हैं इसको? पैंक्रियाज बोलते हैं, है ना। अच्छा हाँ, अब देखो बेटा, इसमें आप दो चीज पढ़ोगे, एक होता है अंतःस्रावी और एक बहिःस्रावी। कंफ्यूजन रहता है कि इसमें ये है क्या चीज आखिर, अंतःस्रावी क्या है और बहिःस्रावी क्या है, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना, का मतलब ये है देखो कि किसी ग्रंथि ने एंजाइम स्रावित किए, है ना, और वो एंजाइम्स उसने डायरेक्ट ब्लड में मिक्स कर दिए, उसने बनाए उस ग्रंथि ने और डायरेक्ट उनको किस में डाल दिया? ब्लड में मिक्स हो गए वो, ठीक है ना। तो वो कैसा हो गया? अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई वो। कैसी हो गई वो? अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर माना कोई ग्रंथि एंजाइम स्रावित कर रही है और वो एंजाइम नलिकाओं में बह के किसी अंग तक जा रहा है, किस तक जा रहा है वो? किसी अंग तक जा रहा है, तो वो कैसी हो गई? बहिःस्रावी हो गई, है ना। तो ये जो अग्नाशय है इसके दोनों कार्य हैं, क्या है इसके? दोनों कार्य हैं, है ना। यानी ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। कैसे? कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, है ना, इन दोनों को ये क्या करती है? स्रावित करके डायरेक्ट किसमें डाल देती है? रक्त में डाल देती है, जो कि किसका नियंत्रण करते हैं? रक्त शर्करा का। ब्लड शुगर को कंट्रोल करते ही नहीं करते हैं वो, है ना। तो अंतःस्रावी के रूप में कार्य कर रही कि नहीं कर रही? प्लस ये अन्य एंजाइम भी बनाती है जो नलिका के माध्यम से और कहाँ जाते हैं? छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसको ग्रहणी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं, वहां जाते हैं ये, ठीक है ना। और वहां फिर पचित जो भोजन है उसके अंदर मिक्स होते हैं और भोजन के पाचन में क्या देते हैं? सहयोग देते हैं। आगे समझ में? तो देखो मोटी मोटी बात इसके अंदर यही थी कि अंग ये अंग हो गए और ये ग्रंथियां हो गई, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? यही मुख से शुरू हो जाता है ना, और एक्सक्रीशन तक ये एक ही सिस्टम है इसका, और ये ग्रंथियां इसके साथ में हैं, ठीक है। अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं, देखो, पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाली ग्रंथियों या अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस उत्तरदायी होते हैं। तो देखो दोनों चीजें हैं कि ये जो पाचक रस हैं ये सिर्फ उन भार वाली ग्रंथियों में उत्पन्न नहीं हो रहे, है ना। देखो कल मैंने बताया था, आपको याद करो, कि जो आमाशय होता है ना, आमाशय की दीवारें प्लस जो हमारी छोटी आंतें हैं उनकी दीवारों में भी ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं? पाचक रस स्रावित करती हैं। तो वो तो एक तरह से इस आहार नाल का हिस्सा हो गई कि नहीं हो गई? वो किसका हिस्सा हो गई? वो आहार नाल का हिस्सा हो गई, ठीक है ना। लेकिन ये जो लिवर हो गया, लार ग्रंथि हो गई, अग्नाशय हो गया, ये आहार नाल से क्या है? अलग है, क्योंकि आहार नाल तो यहाँ से शुरू होकर और मलद्वार तक का हिस्सा कोई बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और वो जो तीन बताई, लार ग्रंथि, लिवर और अग्नाशय, ये क्या है? उससे बाहर हैं। तो ये दोनों ही क्या करते हैं? पाचक रस भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। देखो आ गया ना बात, ठीक है। पाचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे पाचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि। इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक, है ना, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी आहार नाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके जो विभिन्न घटक हैं, है ना, विशेष कोशिकाओं की मदद से, है ना, विशेष कोशिकाओं की मदद से क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। देखो कल मैंने तुमको बताया था कि जो हमारी छोटी आंत है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, बहुत लंबा वो है ना, उसकी लंबाई है ना, ठीक है ना। तो और वो कैसी है? कुंडलीनुमा है। और फिर मैंने बताया था आपको ये कैसी होती है? पोरस होती है। पोरस मतलब छिद्रनुमा होते हैं, है ना। यानी और ये जो इसकी दीवार होती हैं, छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं, है ना, वो उसके चारों तरफ किन का जाल होता है? रक्त नलिकाओं का। छोटी छोटी बहुत बारीक रक्त नलिकाएं होती हैं और उनको हम एक विशेष नाम देते हैं, याद रखना इस नाम को। उस नाम को बोलते हैं केशिकाएं। हाँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये कोशिकाएं हैं, ये है ना। कई बच्चे क्या मानते हैं उसको कि ये कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं नहीं है वो, यस एग्जैक्टली, वो केशिकाएं हैं, कैपिलरी हैं,
क्या हैं वो? कैपिलरी हैं। अच्छा, तुमने कभी देखा है, जैसे दीपक लिया तुमने, है ना, दीपक में बाती डाल दी, है ना, और बत्ती जो होती है, और वो बत्ती माना इतनी बड़ी है, तो आपने तो नीचे का हिस्सा ही डूबता है। कुछ देर बाद आपने देखा होगा वो जो तेल है या घी है वो धीरे 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 ऊपर तक पहुंच जाता है ना, है ना। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो वही कैपिलरी यानी केशिकाएं, तो कोशिकाएं नहीं है वो, क्या है वो? केशिकाएं। तो जो छोटी आंत है हमारी, उसकी दीवारों पर, उसकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स कोई ऐसी मोटी दीवारें नहीं है, वो बहुत एक डेलिकेट कोशिकाओं का समूह है वो, ठीक है ना। तो उसके चारों तरफ असंख्य केशिकाओं का क्या होता है? जाल होता है, ठीक है ना। तो वो उन केशिकाओं में कौन बहता है? रक्त बहता है, ठीक है ना। तो वो रक्त क्या करता है? उस छोटी आंत में से जो पचित भोजन रस तैयार हुआ है ना, ठीक है ना, जो डाइजेस्टिव जूस जो बना, ठीक है ना, उसको क्या करता है? वो ब्लड क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, और फिर वो शरीर के प्रत्येक अंग तक उसको पहुंचाने का कार्य करता है। फिर हम देखेंगे कि भाई इसमें हृदय की बहुत बड़ी भूमिका है, पंप करने की। उसको आया समझ में? तो मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशीय संकुचन व विस्तार से गति करता है ना। अब देखो बेटा, मैं किताब से क्यों पढ़ रहा हूं आपको? क्योंकि मैं इतनी सारी चीजों को मन से नहीं बोल सकता ना, तो किताब माध्यम होता है ना, अपने डिस्कशन का। समझ रहे हो ना आप लोग? किताब क्या होता है? अपने डिस्कशन का एक माध्यम होता है। इसके सारे टीचर क्या होता है, और बहुत सारी चीजें वो बता देता है साथ के साथ, है ना। तो देखो इसमें एक चीज ये आई, मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है ना। अब देखो आप कि आपने निगला तो यहाँ भोजन किया आपने और ऐसे निगल लिया, तो वो यहाँ से यहीं तो पहुंचा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में, है ना। तो ऐसे थोड़ी कोई ऊपर से धक्का मार रहा है उसको, नहीं मार रहा ना, है ना। तो क्या है बताओ, जो ये हमारी ग्रास नली है ना, ये जितनी भी जो नलिकाएं हैं हमारी ये बॉडी के अंदर, इन सब में मसल्स भी होती हैं, मांसपेशियां भी होती हैं। ये बहुत बड़ा जाल है मांसपेशियों का, तंत्रिकाओं का, ऊतकों का, विभिन्न प्रकार के, बहुत ही वंडरफुल मशीनरी है ना। और तुमको मजा आ रहा है ना साइंस पढ़ने में? तुम सब बच्चे जब तक ये साइंस पूरी होगी ना, तुम साइंस से क्या करने लग जाओगे? प्यार करने लग जाओगे, है ना। मेरा ये वादा है तुम लोगों के साथ में, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो कहेंगे सर हम साइंस लेंगे, सर हम साइंस लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इससे बड़ा और इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है? विज्ञान कोई दुनिया बाहर की चीज़ नहीं है। ये विज्ञान कहाँ है, कहाँ का विषय है? यस, इस पृथ्वी का ही विषय है, ये हमारा ही विषय, अपना विषय है। जो इसकी भौतिक चीज़ें हमको दिख रही हैं, इन्हीं का अध्ययन साइंस है ना। और हमारी बॉडी से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। इसका अध्ययन हमको साइंस से मिल रहा है, तो इससे और मज़ेदार चीज़ क्या हो सकती है? तो ये भोजन जो खिसक रहा है नीचे, है ना, तो वो जो ग्रास नली है हमारी, जो आहार नाल है, उसमें पेशियां, मांसपेशी जो होती हैं वो क्या होती हैं? संकुचित होती हैं, शिथिल होती हैं, संकुचित होती हैं, शिथिल होती हैं, है ना। तो ऐसे समझो आप, एक कोई नली है ना, और उसमें कोई चीज़ भरी हुई है ऐसे हल्का सा, वो तो आप उसको ऐसे पिचकाओगे तो थोड़ा नीचे खिसकेगी ना, ऐसे ऊपर से दबाओगे आप तो वो क्या होगी? नीचे खिसकेगी। समझ पा रहे हो ना आप लोग? तो ये मांसपेशियों का, मसल्स का, है ना, संकुचन और शिथिलन, है ना। संकुचन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन को बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। इस क्रिया के द्वारा वो क्या बढ़ता है? नीचे बढ़ता है वो, है ना, आगे इस आहार नाल में खिसकता जाता है, ठीक है। विभिन्न स्तरों पर संवर्णी पेशियां, यस, स्फिंक्टर्स, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था ना, स्फिंक्टर्स का। स्फिंक्टर्स भोजन, पचित भोजन रस तथा अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करते हैं। तो देखो किसको? भोजन को, पचित भोजन रस को तथा अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करते हैं। देखो कल मैंने आपको दो स्फिंक्टर्स के बारे में बताया था, है ना। पहला स्फिंक्टर था यानी आमाशय, और ऊपर क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली और आमाशय के बीच में, समझ गए ना बात। दूसरे स्फिंक्टर का मैंने जिक्र किया था आपको, आमाशय और छोटी आंत के बीच में, जो जंक्शन पॉइंट है उनका, है ना, उस जगह पे,
ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला जो है ग्रास नली और आमाशय के बीच वाला, जैसे ही हमने भोजन निगला फिर धीरे धीरे ये सरकता जाएगा सरकता जाएगा सरकता जाएगा, ठीक है ना। फिर जैसे ही वहाँ पहुँचेगा तो वो जो स्फिंक्टर है, मसल्स का रिंग है, वो किसकी रिंग है, वो मसल्स की रिंग है, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, शिथिल हो जाएगी, और वो जो भोजन हमने निगला था वो उसमें किस में चला जाएगा, आमाशय में चला जाएगा, फिर बंद हो जाएगी वो, है ना। क्योंकि एक निश्चित मात्रा ही आगे खिसकती जाती है ना। एक साथ अगर हो जाएगा तो फिर हमारा बॉडी गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। ऐसे ही फिर आमाशय के अंदर भी पाचन हो रहा है, उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आमाशय से फिर उसको कहाँ जाना है, छोटी आंत में जाना है, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो स्फिंक्टर फिर शिथिल होता है और वापस वहाँ से किस में जाता है, फिर वो छोटी आंत में जाता है ना। तो भोजन, पचित भोजन रस और अपशिष्ट, यस। अब बड़ी आंत पे पहुंच गया, बड़ी आंत के बाद में फिर अपशिष्ट बाहर निकलता है, तो बड़ी आंत पे भी फिर क्या है, स्फिंक्टर है ना, जो उसको धीरे धीरे क्या करता है, अपशिष्ट को आगे की ओर बढ़ाता है ना। तो देखो कितनी वंडरफुल मशीनरी है। तो ऐसे स्फिंक्टर्स बहुत जगह हैं, समझ पा रहे हो ना आप लोग। ऐसे स्फिंक्टर्स क्या हैं, ऐसी संवर्णी पेशियां बहुत जगह हैं, ठीक है ना, जो कि पदार्थों का क्या करती है, हमारी बॉडी के जो पदार्थ हैं उनका क्या करती हैं, वो नियंत्रण करती, उनकी गति का क्या करती हैं, नियंत्रण करती हैं, है ना। जैसे छोटा सा तुम मजेदार उदाहरण बताऊं तुम लोगों को, सूसू वाला, ठीक है ना। हम पेशाब आ रही होती लेकिन रोक के बैठे रहते हैं उसको, है ना। तो वो स्फिंक्टर जो मसल है वो क्या कर रखा है उसने, उसको आप लोग वो टाइट कर रखा है उसको, है ना। और जैसे ही बाथरूम करने जाते हैं तो वो मसल क्या हो जाती है, वो ढीली हो जाती है, शिथिल हो जाती है, और अपन, है ना। अच्छा, और कई लोग, कई बच्चे रात को बिस्तर में ही, है ना। तो इसका मतलब क्या है, उनका वो जो स्फिंक्टर है वो काम करना, है ना, वो काम ढंग से नहीं कर रहा वो, है ना। बच्चे को सपने आ रहे हैं और वो सोच रहा है मैं बाथरूम में आ गया और उसने सूसू कर दी, है ना, और वो कह रहा है वाह वाह, है ना, ठीक है, अच्छा ठीक रहा, बढ़िया, मैं पेशाब कर आया, सोच रहा है वो अभी, है ना। और बाद में पता चला नहीं यार, मेरे नीचे गीला हो रहा है क्या, समझ पा रहे हो ना आप लोग, है ना। तो ये सब किसका है बताओ, संवर्णी पेशियां, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब देखो मैं इनको, ये जो छोटी छोटी चीजें, ये समझने का कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। मैंने बताया था ना आपको, मैं सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो आपको समझने की हैं। अब इसमें ये पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग, तो देखो पहला क्या है, मुख है, तो आप पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा ये, है ना। इसके क्या क्या हिस्से हैं ये, अब मैं ये नहीं बताऊंगा दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये पहली उससे क्लासों से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये इनको तुम लोग पढ़ लेना। ग्रसनी का मैंने समझा दिया ना तुमको, ग्रसनी की संरचना कल बताई थी, है ना, कि यह कुप्पीनुमा होती है और नीचे क्या है, दो नलिकाएं हैं, है ना। एक में क्या है, श्वास नली है और दूसरी आहार नली है, ठीक है ना। तो वो जो घाटी ढक्कन होता है एपिग्लॉटिस, वो उसका कार्य है कि भाई वो उसको यस भोजन को उसमें जाने दे और श्वास को श्वास नली में जाने दे, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ लेना। ये ग्रास नली हो गई। फिर ईसोफेगस, आमाशय, अब आमाशय जेनुमा एक संरचना होती है, ठीक है, हाँ, है ना। फिर इसके 3 भाग होते हैं, तुम लोग इनको पढ़ लेना, है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत इनमें नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है फिर ये छोटी आंत, है ना। देखो छोटी आंत एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, ठीक है ना। इस छोटी आंत के फिर 3 हिस्से करे, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। तो देखो ग्रहणी वाला सबसे पहला वाला हिस्सा बताया था ना मैंने आपको, उसी के यस सबसे ज़्यादा पाचन वहीं पे होता है ना, क्योंकि बॉडी के जो अग्नाशय से आने वाले, लिवर से आने वाले जो जूसेज हैं, पाचक एंजाइम्स हैं, वो कहाँ आते हैं, ग्रहणी भाग में आते हैं, समझे ना बात। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया, यानी आमाशय के जस्ट बाद वाला पार्ट ग्रहणी हो गया, ठीक है। बीच वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, अग्र क्षुद्रांत बोलते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट है जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं, ओके। फिर ये बड़ी आंत हो गई। बड़ी आंत का क्या फंक्शन बताया था कि जो छोटी आंत से अवशोषित होने में रह गया, उसमें 2 चीज होती हैं, पानी और लवण, जो काम के हैं, हमारे क्या है, हमारी बॉडी के काम के हैं, समझ में आ रहा है ना। तो वो उनको बड़ी आंत क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर उसके बाद फिर अपशिष्ट होता है वो, और फिर उसको रेक्टम के द्वारा वो बाहर निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब इसके ये जो पार्ट हैं तुम लोग देख लेना, अधांत्र, अंधनाल,
ठीक है ना, ये बृहदांत्र, मलाशय, रेक्टम, ठीक है। अब अपन आते हैं पाचन ग्रंथियां, है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखो मैंने एक बार आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया इनके बारे में। 3 मुख्य ग्रंथियां हैं जिनका हम आहार इस पाचन तंत्र में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट लार ग्रंथि, सेकंड यकृत और तीसरी अग्नाशय, ठीक है ना। लार ग्रंथि को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, और इसको यकृत को लिवर एक ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये बॉडी के अंदर, ठीक है। और अग्नाशय को पैंक्रियास, क्या बोलते हैं, पैंक्रियास, ओके। तो पाचन ग्रंथियां ये हो गया। अब पहली है लार ग्रंथि। तो अब ये लार ग्रंथि जो है बेटा, ये इसमें देखो इसको 3 भागों में बांटा है, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। यानी देखो इस चित्र में अगर आप देखोगे तो कर्णपूर्व ग्रंथि यानी कान के जस्ट पास में है ना, ये है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लगता कैसा है हमको कि जो लार है वो हमारे जीभ के नीचे से निकल रही है ना, लेकिन अभी देख रहे हैं ना हम, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे भी है लार ग्रंथि, है ना, जिसको क्या है, ये कर्णपूर्व ग्रंथि हो गई। अधोजंभ, ठीक है ना, और अधोजिह्वा, ठीक है ना। तो अधोजंभ कहाँ पे है बताओ, ये इस जगह पे दिखा रखी है ना, कुछ इस जगह पे हो गई। और अधोजिह्वा यानी जीभ के नीचे हो गई ये, ठीक है। अच्छा, अब अपन आते हैं अग्नाशय, पैंक्रियास, ठीक है। देखो इसको ध्यान से पढ़ो बेटा। मैंने देखो आपको जिक्र किया था ना कि अग्नाशय ग्रंथि 2 प्रकार के कार्य करती है ना, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को ये स्रावित करके सीधे किस में मिश्रित कर देती है, रक्त में मिश्रित कर देती है, जो हमारे शरीर के अंदर रक्त शर्करा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। अगर शुगर के, अब ये प्रश्न हो सकता है बच्चों के दिमाग में कि सर ज़्यादा शुगर होगी तो क्या दिक्कत हो जाएगा। होने दो ना, बढ़िया मीठी चीज़ तो मज़ेदार होती है, अच्छा लगता है खाने में, है ना। क्या होता है बेटा देखो कि अगर शर्करा की मात्रा, मोटे मोटे रूप में बताता हूँ आपको, शर्करा की मात्रा ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा जो रक्त है ना, वो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाएगा इतना, क्योंकि मेन क्या है बताओ, ऑक्सीजन को पहुंचाना, है ना। अगर तुम सोचो मोटरसाइकिल का जो जहाँ से वो सांस लेता है, इंजन, कभी तुमने गांव में देखा है, एक वो इंजन होता है जो पानी खींचता है ना, एक व्हील घूमता है उसमें, ऐसे ऐसे करते हैं, चुक 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 चुक। जनरेटर क्या, वो तो इंजन होता है, वो डीजल इंजन होता है, इतना बड़ा होता है वो, देखा हुआ आप लोगों ने। एक व्हील होता है, उसमें एक टंकी होती है, उसमें डीजल भर देते हैं हम। अगर कभी नोट किया हो आपने, तो जहां उसकी टंकी होती है ना, उसके बगल में एक ऐसे कुप्पी नुमा होती है ना, वो सांस लेता है वहां से, ऐसे कभी नोट किया हो आपने, है ना। अगर बाय द वे आपने उसकी वो टोपी को हटा के, है ना, और वो जो है उसको ऐसे बंद कर दो आप, 1 मिनट में इंजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फटेगा नहीं, इंजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों हुआ बंद बताओ, यस, क्योंकि उसमें क्या जल रहा है, डीजल जल रहा है। क्या जल रहा है उसके अंदर, डीजल जल रहा है। और दहन के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे तुम एक दीपक लो, है ना, दीपक जल रहा है आराम से, ठीक है ना, उसके ऊपर एक कटोरी ढक दो उल्टी, है ना, 1 मिनट बाद आप उठाना कटोरी को, क्या होगा बताओ, दिया बुझ जाएगा। क्यों बुझा, तेल खत्म हो गया था क्या उसमें, तेल तो भरा हुआ है, बत्ती भी है उसके अंदर, ऑक्सीजन खत्म हो गई। आई ना बात समझ में। तो वैसे ही वो जो मैंने बताया, वो जो डीजल इंजन होता है, उसका वो जो सांस लेने वाला होता है, उसको अगर आप हाथ से ऐसे प्रेस कर दोगे तो भप 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 बंद हो गया। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो वैसे ही बेटा कोई भी जो, अब ये तुम जो भोजन कर रहे हो ना, भोजन का पाचन हो रहा है, ये भी एक दहन क्रिया है। इसको भी क्या बोलते हैं हम, दहन क्रिया है। ऊर्जा बन रही है ना इसमें, बताओ क्या बन रही है इसके अंदर, ऊर्जा बन रही है। तो ये भी एक प्रकार की दहन क्रिया है। तो क्या इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, यस। तो ये जो सांस ले रहे हैं ना हम प्रति क्षण, है ना, ये ब्लड में मिक्स होके क्या जा रही है, प्रत्येक कोशिका तक जा रही है ना। तो अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा होगा तो ब्लड ऑक्सीजन को उतना ग्रहण नहीं कर पाएगा,
समझ पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है, तो वो वेस्ट चला जाएगा ना। फिर दूसरा, जो पाचित भोजन रस है उसको भी उतनी मात्रा में, एक तरह से ये मान के चलो कि ब्लड की कैरियंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है ना? समझे ना बात? जैसे आप ऐसे समझो कि अगर कोई पानी बिल्कुल साफ है और बह के जा रहा है तो वो तेजी से जाएगा कि नहीं जाएगा? और उस पानी के अंदर गंदगी पटक दो आप दुनिया भर की, तो फिर धीरे धीरे जाएगा ना पानी। कैसे जाएगा? वो धीरे धीरे जाएगा, है ना? समझ पा रहे हो ना आप लोग? तो अगर ब्लड के अंदर, एक मोटी भाषा में बता रहा हूँ, हो सकता है जो बायोलॉजी वाले होंगे वो आपको ज़्यादा डिटेल में, जब तुम बड़े हो जाओगे तो और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ोगे, है ना? लेकिन मोटे मोटे रूप में ये है कि अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे ब्लड की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता, है ना, प्लस अन्य जो वो हैं, क्या नाम है, अन्य पोषक पदार्थों को ले जाने की क्षमता, है ना, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए ना? यानी हमारे शरीर की एक तरह से ये मानो जो उपापचय अभिक्रियाएं होती है ना, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, उनको ये प्रभावित करता है। ठीक है ना? तो धीरे धीरे क्या होगा? मानव का शरीर कमजोर हो जाएगा, है ना, पीला पड़ने लग जाएगा आदमी, है ना? तो ऐसा जैसे रक्त ही नहीं है इसके अंदर, समझे ना, पीला पीला पड़ने लग जाएगा और बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल करना क्या है? बहुत आवश्यक है। आगे बात समझ में? जितेंद्र और क्या नाम है, कल से ये टोपा उतार के रखना बेटा, है ना? ठीक है, अभी तो पेन रखो, ओके। और तनीषा, हाँ, और बाकी सबने उतार रखा है, मुझे नींद आने लग जाती है फिर। ठीक है, आ गया समझ में? तो किसकी बात हो गई बेटा? अग्नाशय की। ठीक है ना? अग्नाशय दो तरह के कार्य करता है, यानी इंसुलिन और ग्लूकेगोन को, यस, अंतःस्रावी हैं वो, अंतःस्रावी जूस हैं वो, तो उनको डायरेक्ट किस में मिला देता है? वो रक्त में मिला देता है। प्लस एक ये टेबल दे रखी है आपकी बुक में, है ना? टेबल है, देखो, विभिन्न पाचन अंगों द्वारा स्रावित पाचन रस तथा उनके कार्य। अब देखो, इसमें सबसे पहले है लार ग्रंथि, फिर आमाशय, फिर अग्नाशय, है ना, और फिर ये नीचे क्या? आंतरीय रस, है ना? तो देखो, इस अग्नाशय वाले कॉलम में 6 वो दे रखे ना स्रावित एंजाइम, तो इसमें कहीं इंसुलिन ग्लूकेगोन के नाम हैं क्या? ढूंढो। इन 6 में नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन से हैं? बहिस्रावी वाले हैं। ये कौन से हैं? ये बहिस्रावी वाले हैं, समझे ना? जो किस में जाएंगे? नलियों में जाएंगे। और देखो इधर की तरफ लास्ट वाले कॉलम में ढूंढो, कार्यस्थल क्या है इनका? छोटी आंत, है ना? इसका मतलब अग्नाशय से ये 6 के 6 जो पाचक रस हैं, एंजाइम्स हैं, ये नलिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुंचेंगे? छोटी आंत में पहुंचेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है ना? तो ये कैसे कार्य हो गए इसके? बहिस्रावी वाले हो गए, ठीक है ना? बहिस्रावी हो गए, ठीक है? तो देखो, समझना जरूरी है ना, अगर समझ जाते तो चीज़ों को याद करना क्या रहता है? बहुत आसान रहता है। नहीं तो एक ऐसा पता नहीं यार क्या याद कर रहे हैं हम, ठीक है? तो ये अग्नाशय हो गया। देखो, मैं अग्नाशय पढ़ रहा हूँ, यह है एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि इसीलिए कहा गया क्योंकि अंतःस्रावी प्लस बहिस्रावी, तो ये मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगॉन, इसीलिए इसको देखो, इन दोनों को क्या नाम दे दिया इसने? अंतःस्रावी हार्मोन बोल दिया इनको, इंसुलिन को और ग्लूकेगॉन को। तथा बहिस्रावी अग्नाशयी रस का श्रावण करती है। तो बहिस्रावी अग्नाशयी रस में ये 6 आ गए, ये 6 किस में आ गए? ये अग्नाशयी रस में आ गए, है ना? पैंक्रियाटिक जूसेज हो गए ये, ठीक है? यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी तथा तिल्ली से घिरी होती है, ठीक है ना? यह 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती है ना? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीजों को समझ लो आप इसमें, है ना? जब आप 11th में जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे वो फिर आराम से डिटेल में पढ़ना आप लोग, इनको मन लगा के फिर खूब, ठीक है? इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम सारणी इसमें दे रखे हैं। आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो पैंक्रेटिक जूसेज हैं 6, ये किस किस की? प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। आगे ना देख लो, ब्लड शुगर, लेवल ऑफ ब्लड शुगर इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ठीक है? तो देखो, ये टेबल अब आपको छोटी लगने लग गई होगी ना, समझ में आ गई ना? फर्स्ट है लार ग्रंथि,
दो एंजाइम स्रावित कर रही है ये, टॉयलिन और एमिलेज, ठीक है ना। इनके कार्य दे रखे हैं और इसका कार्यस्थल क्या है, मुख गुहा। इसका मतलब ये जो माउथ कैविटी है हमारी, है ना, इसके अंदर लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम कार्य करते हैं। फिर दूसरा हो गया आमाशय। देखो आमाशय सिर्फ स्टोरेज नहीं है, वो कि जो हमने भोजन किया उसको सिर्फ स्टोर कर रहा है आमाशय, तो स्टोरेज नहीं है। आमाशय की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनसे भी पाचक रस स्रावित होते हैं, है ना। एक HCl का देखा था ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी स्रावित होता है उसमें, ठीक है। तो ये आमाशय का हो गया, है ना। पेप्सिन और रेनिन ये एंजाइम स्रावित होते हैं आमाशय के अंदर। कितना हुआ बेटा, हाँ अभी रुको, ठीक है। फिर क्या है, पेप्सिन और रेनिन ये आमाशय के हो गए और इनका स्थल क्या है, आमाशय हो गया। इनके कार्य दे रखे हैं, ठीक है। अग्नाशय का मैंने बताई दिया आपको। फिर आंतरीय रस, है ना, इंटेस्टिनल जूसेस, इंटेस्टाइन द्वारा, छोटी आंत, समझिए ना। आंतरिक रस का मतलब किससे समझो आप, छोटी आंत। तो छोटी आंत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी दीवारों से भी क्या हो रहे हैं, यस, एंजाइम स्रावित हो रहे हैं, है ना। और वो ये कितने 7 एंजाइम दे रखे हैं, समझ गए ना बात। ये 7 एंजाइम्स हैं और ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं, ये अगले वाले कॉलम में दे रखा है, ठीक है ना। और इनका कार्यस्थल क्या है, छोटी आंत। तो छोटी आंत में ही, है ना, स्रावित हो रहे हैं ये, ठीक है ना। और यहीं पे ही इनका क्या है, कार्यस्थल है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है, यकृत, लिवर, है ना। लिवर क्या करता है, पित्त लवण, है ना, पित्त लवण स्रावित करता है। इसको बाइल साल्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बाइल साल्ट, ठीक है। और ये क्या करता है, देखो कार्य दे रखा है इसका, वसा को वसीय अम्ल और वसीय गोलिका में चेंज कर देता है। और इसका देखो कार्यस्थल क्या है, छोटी आंत। तो लिवर का जूस भी कहां पहुंच रहा है, छोटी आंत में पहुंच रहा है। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। सामने से देखने पर, देखो ये लिवर को समझा रखा है इसने। ये मध्यपट के नीचे, डायफ्राम के नीचे लगभग त्रिकोण आकार की बनावट का होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। अधिकतम वजन दाईं ओर होता है इसका, दाईं ओर, ये ना दाईं ओर होता है। सामने से देखने पर 2 भागों में विभाजित दिखता है ये। इसमें करीब 1 लाख छोटी छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाइयां यकृत पालिकाएं बोलती हैं, छोटी छोटी लिवर के अंदर। पता है आप लोगों को एक मजेदार चीज बताता हूँ, लिवर को डोनेट करते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है, तो एक ही व्यक्ति का लिवर कई सारे लोगों को लग जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लिवर एक का दूसरे में ही लगेगा, नो, है ना। एक व्यक्ति के लिवर को टुकड़े, है ना, दूसरे व्यक्तियों के क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं और वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, है ना। तो लिवर के एक हिस्से को, इसलिए कह रहा ना इसमें 1 लाख होती हैं, है ना। क्या बोलते हैं उनको, यकृत पालिकाएं बोलते हैं, ठीक है ना। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। ये पित्त यकृत वाहिनी इसके द्वारा और पित्ताशय में पहुंचता है, फिर ये गाल ब्लैडर में पहुंचता है। किस में पहुंचता है, ये वहां स्टोर होता है ये, ठीक है। पित्ताशय यकृत के नीचे स्थित होता है और नलिका द्वारा कहां चला जाता है, ये ग्रसनी में चला जाता है। ग्रसनी हमारा ग्रहणी होगा, ये किस में होगा, ये ग्रहणी में चला जाता है। ग्रसनी गलत लिख दिया इसने, कहां जाएगा ये, ग्रहणी छोटी आंत वाला हिस्सा है ना, वहां जाएगा, है ना। अब ये इसके बाद देखो भोजन का पाचन, आप लोग इसको समझ लोगे आराम से, है ना, कि ये कार्बोहाइड्रेट के लिए ये एंजाइम दे रखे ना, 1 2 3 4, प्रोटीन के लिए ये हैं। तो बस ये इसमें यही है बेटा कि हाँ, एक चीज और है इसमें, म्यूकस, श्लेष्मा, श्लेष्मा, है ना, यानी जो लार है ये चिपचिपा पदार्थ है कि नहीं है, तो ये क्या है, श्लेष्मा होती है। ऐसे ही जो हमारा ये ग्रास नली है, ग्रास नली भी, अब तुम सोचो अगर ग्रास नली सूखी होगी तो भोजन अटक जाएगा ना, है ना। तो एक तो क्या है, वो लार उसको क्या कर रही, चिपचिपा बना रही है, प्लस जो हमारा ग्रास नली है इसकी जो दीवारें हैं वो भी म्यूकस का स्राव करती हैं, म्यूकस बनाती हैं वो, जिससे ये अंदर कैसा रहता है, बिल्कुल चिकना रहता है। तो भोजन फट से कहाँ चला जाता है, नीचे खिसकता रहता है। समझ पा रहे ना आप लोग। तो ये हो गया लार का, हो गया। हाँ, और देखो यानी जो मुंह के अंदर ही 30% स्टार्च को माल्टेस में अपघटित कर देता है, ये 30% यहीं पे ही हो जाता है इसका, ठीक है। और ये श्लेष्मा हो गई, ठीक है। और इस तरह से ये, अब आप इसमें मेरे हिसाब से मोटी मोटी चीज़ें आप इसकी सारी चीज़ें समझ गए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पाचन तंत्र खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम किसको शुरू करेंगे, श्वसन तंत्र शुरू करेंगे।